Hello students, welcome to my channel. Today's topic is retirement or death of a partner, chapter number 5, class 12th. ठीक है बेटा, बस थोड़ी सी फैमिली में बीमारियां हो रही हैं, फीवर हो गया था बेटा, मुझे भी मतलब फैमिली में बीमार हो गए थे हम लोग, तो थोड़ा सा इसलिए गैप हो गया, वरना आपका सिलेबस अब तक ये डेथ वाला चैप्टर कंप्लीट करा देती। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई हुई है कि आप फंडामेंटल्स वाला चैप्टर करा दें, हैं कुछ बच्चे, वो शायद अगर वीडियो देखेंगे उनको पता लग जाएगा। तो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर वैसे तो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है आप लोगों का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के जो वो है ना, आप लोगों के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें से वो बहुत आते हैं 4 मार्क्स में, ठीक है। मतलब अराउंड ऑफ 40 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब वही आते हैं मेनली क्वेश्चंस, तो मैं वो करा दूँगी आप लोगों को, ठीक है, टॉपिक करा दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं सोची हूँ रिटायरमेंट, ये मेरा डेथ वाला टॉपिक है, 3 डेज़ का ही होगा आई थिंक, बस 3-4 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये वाला कंप्लीट कर लो चैप्टर, ठीक है। रिटायर वो कह रहा है डेथ, देखो रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सेम कंसेप्ट हैं। क्या करते थे आप लोग अब तक, रिटायरमेंट, लेकिन प्लीज़ उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है तो मेरा चैनल प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ, अपने स्कूल वाले ग्रुप में शेयर कर लें, ठीक है। देखो रिटायरमेंट में हम पता है क्या करते थे, स्टार्टिंग से सोचो हमने किया क्या अब तक। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, करते थे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, तो जो रिटायर्ड पार्टनर होता था, चाहे उसको प्रॉफिट हो रहा होता था या है लॉस हो रहा था, ठीक है, वो अपना उसकी कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आया करता था, जितने भी हमारे एडजस्ट में वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ करते थे या एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ करते थे, वो हम ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी रिज़र्व हुआ होता था, जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिज़र्व, ठीक है, या फिर P&L का प्रॉफिट, इसको इसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। और सेकंड, अगर कोई भी एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हुआ करता था, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हुआ करता था, या P&L का लॉस, क्योंकि लॉस एसेट साइड होगा, डेबिट बैलेंस होता है ना, ठीक है, और कोई भी गुडविल हुआ करती थी बैलेंस शीट में, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं ये एक साइड हुआ करती थी, एसेट साइड, और ये सारी लाइबिलिटी साइड, इनको ट्रांसफ़र कर देते थे। फिर हम रिवैल्यूएशन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते थे, रिवैल्यूएशन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते थे, चाहे प्रॉफिट आ रहा होता था चाहे लॉस आ रहा होता था। और वैल्यूड गुडविल कौन से रेशो में हुआ करती थी, क्योंकि रिटायरमेंट है तो गेनिंग रेशो में उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। इसके अलावा तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन शायद बची ही नहीं है ना, सारे मैंने टोटली सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्लियर। ये सारी चीज़ें सारा का सारा डेथ में भी सेम होगा, डेथ में भी एज इट इज़ होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं। मतलब ये चैप्टर रिटायरमेंट, देखो एडमिशन, जिसको एडमिशन आ जाएगा सिर्फ एक गुडविल का ट्रीटमेंट छोड़कर, उसको सारा का सारा मतलब एक तरह से हो गया 95%, वही रिटायरमेंट है, ठीक है। और रिटायरमेंट जिसको आ गया, मतलब एडमिशन आ गया तो रिटायरमेंट आ गया, और रिटायरमेंट आ गया तो डेथ आ गया, वो उसका 90%, मतलब 95%। ये तीनों सेम है चैप्टर, इसमें सिर्फ गुडविल की ट्रांजेक्शन्स अलग थी, और यहाँ पर गुडविल भी सेम होगा ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक क्या आ जाएगा, प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन न्यू ऐड हो जाएगी। किसकी ट्रांजेक्शन न्यू ऐड, वो मैं आपको बताऊँगी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन्स नहीं आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों चैप्टर सेम है। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता नहीं बार बार इनका रिपीटेशन करना ज़रूरी है, जो मेरी मतलब उनका बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। ये मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी था ताकि आप रिलैक्स फील करें कि टफ़ नहीं होता, डेथ भी बहुत आसान है। और आपको एक और बात बताऊँ मैं आपको, एडमिशन, ठीक है, एडमिशन में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन
आएगा ही आएगा। रिटायरमेंट और डेथ में से ना कई बार क्या होता है, या तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आना चाहिए आपको या डेथ। और आपको पता है ईजी, पता है कौन सा पड़ता है, डेथ। बहुत इजी पड़ता है, बहुत इजी, क्योंकि इसमें क्या होता है जो डिसीज पार्टनर है ना, जिसकी डेथ हो गई है, सिर्फ उसका अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं, सारी चीज़ें नहीं बोलते। आपको पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने की बिल्कुल नीड नहीं होती। तो कैलकुलेशन भी कम हो गई, कहाँ 3 का करते थे, कहाँ 1 का। मतलब सबसे, अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जो ईजीएस्ट पड़ यहाँ पर ईजी है ये, मतलब कुछ नहीं है इसमें। तो डेथ वाला टॉपिक आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। या तो आपको रिटायरमेंट अच्छे से आना चाहिए, कई बार क्या होगा, नहीं तो डेथ भी ऑप्शन में होगी। तो अब तुम दोनों ये, इसमें सिर्फ अच्छी बात क्या है, अराउंड आउट आपको 12 क्वेश्चंस ही करने हैं सिर्फ डेथ में, जबकि यहाँ तक तो आप 40 क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बस 12 क्वेश्चन है। मतलब हैं तो 20, लेकिन 5 क्वेश्चंस तो नॉर्मल वाले हैं जो सिर्फ आपको समझाने के लिए। अराउंड ऑफ 15 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ डेथ में। तो 15 क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो करते हैं अब हम स्टार्टिंग, ठीक है। देखो मैंने कहा, क्या कहा है कि सिर्फ, अब देखो डेथ, रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, पर्टिकुलर टाइम पर होती है किसी बंदे की। हमेशा क्या हुआ करती थी, 31 मार्च को वो रिटायर हो रहा होता था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में वो पहले से ही क्लियर होता है, ठीक है, कि मैं इस टाइम रिटायर होऊंगा। लेकिन डेथ तो भगवान के हाथ में, ठीक है, वो किसी के हाथ में है कि नहीं मैं तो 31 मार्च को ही मरूंगा, उससे पहले नहीं मैं मरूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं ना, कभी भी किसी की भी भगवान ना करे, मतलब किसी को भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, मान लो जून में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कब हो जाती है इसकी डेथ? जून में। अगर इसकी डेथ जून में हो जाती है तो हम क्या करेंगे, और बार क्या हुआ करता था, या तो वो P&L दे दिया करता था, है ना, हम उसे बांट लेते थे, और नहीं देता था हम ये एज्यूम करते थे भाई प्रॉफिट और लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट कर ही लिया होगा। लेकिन इसमें अगर आपको P&L दे रखा है तो आप पहले वाला ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें क्या करते थे, प्रॉफिट को बांट लिया करते थे और लॉस को भी बांट लिया करते थे। आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। एक मिनट, ठीक है, किसी का कॉल आ रहा था। कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट को। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके 2 तरीके हैं, ऑन टाइम बेसिस और सेकंड है ऑन सेल्स, या इसको बोल सकते हैं टर्नओवर बेसिस। 2 बेसिस हैं इसके, एक तो टाइम बेसिस है और एक सेल्स बेसिस है। बस एक यही एडजस्टमेंट अलग है इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में क्या अलग है कि आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो कैसे करोगे आप, अगर टाइम बेसिस है तो आपको गिवन होगा कि टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपको यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। टाइम बेसिस का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आपको AP दे रखा होगा उन्होंने, या तो वो कहेगा लास्ट ईयर्स के AP के बेसिस पर है, या कह देगा सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर है, प्रॉफिट के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। या फिर कहेगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। किसका प्रॉफिट? डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है। अगर AP के बेस पे भी कहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे कहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे भी बोलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप AP, हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है। AP के बेस पे बोलता है तो भी हम प्रॉफिट पे पहुँच जाएंगे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे बोलता है तो भी हम प्रॉफिट पे पहुँच जाएंगे, लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट के बेस पे बोलता है तो भी हम लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। मान लो प्रॉफिट मेरा आ जाता है 10,000, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 है तो जितना उसका शेयर है वही तो वो लेगा, है ना। मान लो 2 पार्टनर थे और इक्वल बांट रहे थे, तो इसका मतलब उसका शेयर कितना हुआ, 1/2, हाफ। भाई ये A था और ये B था, और B की डेथ हुई है तो B का मैं शेयर कैलकुलेट कर लूँगी, B शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है।
और अगर उसकी जून में डेथ हुई है तो मान लो अभी तो हम 1 जून ही दे रखा है, डेट नहीं दे रखी। टाइम पीरियड भी अगर गिवन होगा, मान लो 18 जून होगा तो डे भी आप काउंट करोगे, ठीक है। जैसे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा था ना कि कितने डेज़ के लिए ग्रेस पीरियड दिया करते थे उसमें, मतलब अगर सिर्फ जून दे रखा है तो मार्च तो हो गया, अप्रैल मई जून, मतलब 3 मंथ्स का 3/12 उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसका शेयर इनटू में जितने मंथ वो जिया है उतना ही तो प्रॉफिट देंगे। मान लो 10,000 तो टोटल प्रॉफिट आया, उसने कहा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, मान लो लास्ट ईयर का 10,000 है या AP 10,000 है, कुछ भी कैलकुलेट कर लो, ये तो सारे साल का है ना। उसका शेयर कितना हुआ 5,000, और 5,000 उससे सारे थोड़ी ना मिलेंगे कंप्लीट, वो जितने मंथ तक जिंदा था, मतलब जब तक वो काम कर रहा था। कब तक काम कर रहा था? सिर्फ जून तक, तो जून के मंथ तक हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 5 1 2 3 1250 आ गया जैसे प्रॉफिट, तो उसका शेयर क्या आ गया प्रॉफिट, तो ये उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट की वजह से उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट लेकिन प्लीज़ मैं अंदर से बहुत मोटिवेट हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। कैपिटल्स के कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P&L सस्पेंस। अब मैं ये बात भी बताऊँगी कि मैम सस्पेंस क्यों आया, और या फिर यहाँ क्या और आ सकता था, वो मैं नेक्स्ट, पहले आपको कैलकुलेशन बता दूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर सेल्स टर्नओवर रेशो के बेसिस पे है आप लोगों का, तो कुछ नहीं करना, हम देखेंगे हमारी टोटल सेल कितनी थी। यहाँ पे आएगी टोटल सेल कब की? लास्ट ईयर की टोटल सेल। टोटल सेल के बेस पे हमने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया था? टोटल प्रॉफिट, वो भी कब का? लास्ट ईयर का। टोटल प्रॉफिट कितना था? इनटू में 100%, मतलब हम ये देख लेंगे कि लगभग एस्टिमेट लगाएंगे हम कि हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ था, अराउंड ऑफ हमने कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न किया था सेल पर, हमें कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया था, उसी के बेसिस पर हम क्या कर लेंगे, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर की सेल गिवन होगी आप लोगों का, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और सेल दे रखी होगी, करंट ईयर की सेल में जितने परसेंट आएगा, मान लो 25% आया तो उसका सेल का 25% कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन में बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन तो मुझे कराना ही है बेटा, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, देखो जैसे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये करा भी रही हूँ। 2020 में भी आया हुआ है आप लोगों को और है ही इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है देखो कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ, ये रेशो दे रखा है। द फर्म क्लोज इन द बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर के 31 मार्च को क्लोज हो जाती है। वाई डाइड हो जाता है 24 जून को। अब देखो 24 जून तक आपको डे काउंट करने पड़ेंगे। अगर ये जून कहता तो सिर्फ मंथ काउंट करते, लेकिन इसने पर्टिकुलर जब डेट दे दी ना, तो आप लोगों को काउंट करना पड़ेगा कितने दिन के लिए इसका प्रॉफिट, मतलब डे भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। वाई शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ लास्ट बैलेंस शीट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। देखो कह दिया ना इसने सेल बेसिस पर, अगर वो कहेगा टाइम बेसिस पर करना है तो आपको पता ही है प्रॉफिट इनटू में उसका शेयर और इनटू में जितने भी टाइम के लिए वो जिंदा था। और अगर सेल बेसिस पे कहता है तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें टाइम मैटर ही नहीं करता है। इसमें ये जो 24 में बोल रही हूँ ना आपको डेज, सबसे अच्छी बात है ये मैटर नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब डे भी निकलेंगे, लेकिन अगर सेल बेसिस कह दिया ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ऐसे पढ़ती हूँ हमेशा, जैसे जैसे आगे आगे ट्रांजेक्शन्स आती रहती है हमारे सोचने का लेवल बढ़ जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ जैसे सेल कह दिया तो पता लग गया भाई टाइम पीरियड की कोई बात नहीं है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, यहाँ पर है देखो, टाइम बेसिस इन दिस मेथड वी कैलकुलेट टू टेक कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉफिट लास्ट ईयर। टाइम भी है, टाइम मैटर करेगा इस वाले में, ये आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। और जब आप सेल बेसिस करोगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, एक मिनट, ये रहा, इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इन टू द कंसिडरेशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट ईयर,
पहली बात तो लास्ट ईयर के सेल बेसिस पे होगी। देयर फॉर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ लास्ट ईयर एंड सेल्स अप टू द डेथ। मतलब इसमें सिर्फ सेल बेसिस की बात होगी और यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, मैं बता देती हूँ। टाइम कुछ मैटर नहीं करता, मतलब जो ये डेज हैं ये आपके बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी आप लोगों को आगे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अच्छी बात इसकी ये है, डेज काउंट नहीं करने। कह रहा है सेल्स कितना है। अब देखो 2017-18 लास्ट ईयर का सेल है 15 लाख और प्रॉफिट कितना अर्न किया है 3 लाख। इसका मतलब लास्ट ईयर, तो हम लास्ट ईयर के बेस पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज के। पिछली बार हमें लगभग कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था। फिर करंट ईयर 1 अप्रैल 2018 के बेसिस पर हम 2 लाख का जितना परसेंटेज लास्ट, मतलब मान लो मैं 10% आता है, जस्ट इमेजिन, तो इसका मैं 10% करंट ईयर का भी प्रॉफिट एज्यूम कर लूँगी कि सेल का 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर के बेसिस पर हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वही ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे एंट्रियां तो मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना बता रही हूँ आप लोगों को। ऑन द वाई डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो वैसे ही होगा जैसे रिटायरमेंट में होता है। और द टोटल अमाउंट पेबल टू द एक्स एग्जीक्यूटर, मतलब देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब पहले तो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया करते थे, लेकिन जो भी डेथ होगी जब भी किसी की, तो वाई का कोई भी एग्जीक्यूटर होगा उसका वारिस होगा, मतलब जिसको जो गारंटी होगी कि मेरी डेथ के बाद इसको सारा पैसा देना है, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे उसका पापा हो, चाहे उसका भाई हो, कोई भी हो सकता है, उसको हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो बस जो यहाँ पर चेंजेस हैं, वहाँ पर वाई लोन आ जाया करता था जब रिटायर होता था, यहाँ लोन की जगह क्या आएगा, एग्जीक्यूटर। और सब कुछ सेम है, बस एक प्रॉफिट वाली एंट्री छोड़ के बस लोन की जगह क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट, बस, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने बताया सेल बेसिस पे कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। देखो 15 लाख था तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 15 लाख की तो टोटल सेल है और उस पर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो इस अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूँ तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ और 15 लाख रुपए की हमारी टोटल सेल हुई, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस सेल पे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। 50 से 50 20%, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20%। तो हम करंट ईयर की सेल पर भी 20% ही प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं। तो करंट ईयर की इसका कितना है सेल, तो इसका मतलब वो कहेगा करंट ईयर का प्रॉफिट क्या एज्यूम करेगा, 2 लाख है, 2 लाख का 20% ही लास्ट ईयर के बेसिस पर 20% कितना आ जाएगा, ये 40,000। इसका मतलब वो कहेगा भाई इस साल में मेरे को 40,000 रुपीज़ का, मतलब ये सिर्फ अराउंड ऑफ एक आइडिया है, तो ये क्या मानेंगे कि हमें 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में भी, ठीक है। इसमें उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डेज मैटर नहीं करते, टाइम पीरियड मैटर नहीं करता। जब भी बेसिस होगा सेल्स का, ये कहाँ पर मैटर करता है, सिर्फ टाइम बेसिस पर। जब भी सेल बेसिस होगा तो कुछ नहीं, 40,000 था, जो भी उसका शेयर था उसका शेयर कैलकुलेट कर लो। कितना शेयर है, मान लो उसका 2/5 16,000 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को बात, क्या लास्ट ईयर के प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर का सेल इनटू में 100, यहाँ से मुझे परसेंटेज आ जाती है। आप चाहें तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी करा सकती हूँ इसको, जहाँ पर आप इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन बहुत आसान सा होता है। बच्चे कन्फ्यूज कहाँ होंगे कि यहाँ पर करंट ईयर का ले लेंगे, लेकिन लास्ट ईयर के मतलब टोटल सेल का प्रॉफिट कितना परसेंटेज था, यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब आप परसेंटेज भी निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जितने टोटल मार्क्स आते हैं आपके, मतलब मान लो 600 के हैं, 100 मैथ्स के, 100 इंग्लिश के, आप टोटल करते हो 600 में से आए कितने हैं, तो सेम वैसे ही टोटल सेल में से प्रॉफिट हुआ कितना है उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। फिर करंट ईयर के सेल में से वही उसका 20%, तो मतलब 40% करंट ईयर में प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं, और 40,000 का 2/5 करोगे जो उसका रेशो है। टाइम बिल्कुल भी मैटर नहीं करता इस वाले क्वेश्चंस में, याद रखना। 16,000 आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हो। अब अगर मैं इस सम को देखूं, क्योंकि मैंने इतना करा दिया, तो इस सम को देखूं, अब मुझे बताना क्या है कि P&L सस्पेंस मैम एंट्री कैसे होगी। अब हमने कर लिया कैलकुलेट कैसे होगा, एंट्री कैसे होगी, आप ध्यान देना इस बात पे। देखो अगर आपको 2 टाइप से होगा, आपका प्रॉफिट प्रॉफिट गिवन होगा आप लोगों का, या आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट न्यू रेशो,
अगर न्यू रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है ए और बी और सी पार्टनर थे और सी की डेथ होगी, और कुछ भी बात नहीं कह रहा, ए और बी के न्यू रेशो के बारे में या गेनिंग रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जब, तो प्रॉफिट का क्या आएगा? देखो, जो जा रहा होता है उसकी तो कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, या तो ऐसे लगा लो या अपना हिस्सा लेके जाता है, ऐसे लगा लो, दोनों कंडीशन में कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो ये क्या करते थे हम हमेशा क्या एज्यूम करते थे कि जो भी जा रहा होगा उसकी कैपिटल ट्रांसफ़र हो जाएगी, और हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कर देते थे, ये दोनों गेन कर रहे होंगे, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा अलग है। अब जब ए और बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ए और बी ही देंगे प्रॉफिट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि कितने रेशो में देंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमेशा क्या करना है, क्या आ जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस के सस्पेंस में से ये इसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया? पैसा तो जाएगा लेकिन अब यहाँ ए और बी नहीं देंगे, कौन देगा? प्रॉफिट और लॉस में से उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड में कह देता है ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, सी की डेथ हो गई और इनका रेशो तो 1:1 मान लो, और अब बी, ए और बी का न्यू रेशो दे देगा 3:2, जस्ट इमेजिन 3:2 दे देता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जब भी गिवन होगी तो हमेशा क्या करना है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है आपको, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। और जितना भी ये दोनों गेन कर रहे होंगे, अगर ये फ्यूचर में अगर आपको नया रेशो दे रखा है तो ऑब्वियसली ये गेन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कौन गेनिंग पार्टनर्स आ जाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गेन कर कौन रहा होगा? ऑब्वियसली ए और बी कर रहे होंगे, और जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा टू सीज कैपिटल। बस ये याद रखना है। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो P&L सस्पेंस में से ट्रांसफ़र होगा उसकी कैपिटल में, और अगर आपको न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो में गेनिंग पार्टनर जो भी गेन कर रहे होंगे वो डेबिट, और जो जा रहा होता है वो तो क्योंकि सेक्रीफाइस ही कर रहा होता है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, जितना भी उसका शेयर था। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। जैसे ये रहा फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान से सुनना, कह रहा है ए बी सी पार्टनर्स हैं इन द फर्म, चाहे पहले आपको ये दे रखा है लेकिन मैंने ना आपको उस तरीके से कराया है कि क्यों करते हैं ये। देखो पहले आप लोगों को ये टाइम बेसिस और ये आगे तो आपको ट्रांसफ़र करना भी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फर्म हुज बुक्स आर क्लोज इतना, ठीक है। ए डाइड हो जाता है 30 जून को, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट डिसीज पार्टनर अप टू द डेथ ऑफ द डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। वो कह रहा है लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे उसका प्रॉफिट देना है हमें। द नेट प्रॉफिट है 5 ईयर्स का, ये गिवन है और बताना है। देखो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नए रेशो के बारे में तो पता चल गया हमें P&L सस्पेंस डेबिट होगा, और जब नई इन्फॉर्मेशन है तो गेनिंग रेशो डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे। लेकिन क्योंकि जो जा रहा है वो तो चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, लेके जाएगा, सेक्रीफाइस करके जाएगा, तो ये तो कन्फर्म है 2C और 2C होगा। बदलेंगे कौन? अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो P&L सस्पेंस, और हाँ इन्फॉर्मेशन है तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे। जैसे देखो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, 10,800 आ गया 3 मंथ्स का, क्योंकि वो कब उसकी डेथ हो रही है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का उसका शेयर कैलकुलेट कर लिया, 2700 आ गया। फिर उसका शेयर वो 1:1 था उनका शेयर, यही था ना 1:1। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इक्वली मानते हैं, तो आप क्या भी कर सकते थे, यहाँ पर ही 1/3 कर लेते, जैसे मैंने बताया था उसका शेयर और टाइम पीरियड, उसका शेयर और टाइम पीरियड, बात वही होगी 900, ठीक है। तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना आया था उसकी डेथ तक 900। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो P&L सस्पेंस टू ए की डेथ हो रही थी तो ये आ गया। जब इन्फॉर्मेशन है, रेशो दे रखा है, तो आप कौन सा रेशो कैलकुलेट करोगे? गेनिंग रेशो। क्या आ जाएगा 4:1, तो मतलब बी और सी गेन कर रहे हैं फ्यूचर में इस रेशो में, तो बीज कैपिटल सीज कैपिटल टू एज कैपिटल 900,
ठीक है, इस रेशो में 900 को कौन से रेशो में, जितने में वो गेन कर रहे हैं, 4/5 और 900 का 1/5। यहाँ तक क्लियर हो गया, आ गया ना समझ में। अगर यहाँ पर सेल बेसिस भी होता मान लो, तो एंट्रियाँ तो बाद में होंगी ना, पहले तो कैलकुलेशन बता दी मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अगर कोई नया रेशो नहीं दे रखा तो P&L सस्पेंस 2, क्या भाई इसके पास तो जाना ही है, ये प्रॉफिट तो लेगा, इसकी कैपिटल तो बढ़ेगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सस्पेंस से बढ़ेगी, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो देंगे जो गेन कर रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में बेटा। तो मुझे लगता है अच्छे से मैंने आप लोगों को ये टॉपिक समझा दिया। अब हम क्वेश्चंस तो फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। एक बार इसको ध्यान से देखना, क्योंकि एक सिर्फ ये एंट्री की वजह से 6 मार्क्स मतलब चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज़रूर होगा, 100% होगा। एक P&L सस्पेंस की वजह से या ये मैच तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कैपिटल तो इंक्रीज़ होगी दोनों कंडीशंस में। लेकिन आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि सेल बेसिस तो नहीं दे रखा, या प्रॉफिट टाइम बेसिस दे रखा है, या सेल बेसिस, तो आप कैलकुलेट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अपना आप ध्यान से, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेबस, मतलब अगर तबीयत बिल्कुल अच्छी रही तो डेली 2 वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी, कोशिश मेरी यही है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 59, 60, 61 और ये तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, 62, 63 के बाद है ना क्वेश्चंस आ जाएंगे अच्छे वाले, जो 6 मार्क्स में आते हैं, मस्त वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम फिर ये करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर बेटा? चलो, थैंक यू सो मच बेटा।